नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। ग्राम विकास अधिकारी वीडियो का एग्ज़ाम अभी नज़दीक आ रहा है, तो उसके लिए आपके लिए हम कुछ मॉडल पेपर्स लेके आए हैं। तो हम यहाँ पर आपको पूर्णतः नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। और ये जो मॉडल पेपर में आपके कुल 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो परीक्षा में जाने से पहले इन मॉडल पेपर को आप अवश्य देखें ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी तरीके की कोई कठिनाई ना हो। और हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे हर रोज़, और रोजाना एक मॉडल पेपर का यहाँ पर हम आपको बताएंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे उनमें, तो उसके बेसिस पे आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका स्कोर क्या बनता है। तो हम सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजित किया गया था। मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजित किया गया। तो दोस्तों फर्स्ट दिया है कार्नवाल ब्रिटेन में, दूसरा दिया है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, तीसरा दिया है न्यूयॉर्क अमेरिका, चौथा है मिलान इटली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कार्नवाल ब्रिटेन में। इसका जो शिखर सम्मेलन हुआ था G7 का वो कार्नवाल ब्रिटेन में हुआ था, जो इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू की गई है। ये दोस्तों आपको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 99.9% है कि ये क्वेश्चन इस बार आएगा आपके एग्जाम में। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू की गई, कब की गई थी? जून 2021 में, मार्च 2021, अप्रैल 2021 या जुलाई 2021। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका जून 2021 में ये कोचिंग योजना जो लागू की गई थी। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के 6ठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों। तो इसका जो सबसे फर्स्ट है वह है प्रद्युमन सिंह, दूसरा है जयदेव सिंह, तीसरा है भगवान सिंह, चौथा है नाथू सिंह। तो करेक्ट आंसर इसमें प्रद्युमन सिंह। दोस्तों ये चीज रखिए, ये आपके एग्जाम में मेरे हिसाब से 90% आ सकता है, 99 नहीं कह सकता बट 90% आपके आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जो जुलाई 2021 को 6ठी बार विडम्बलन चैंपियन बनी। तो पहला इसमें दिया है नोवाक जोकोविक, दूसरा है राफेल नडाल, तीसरा है रोजर फेडरर और तीसरा है माताओ बेरेटेनिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है नोवाक जोकोविच। इसका नाम भी अजीब है, नोवाक जोकोविच। थोड़ा बोलने में अचकटा है मुझे, आई थिंक आपको नहीं होगी इस चीज के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, भारतीय महिला टीम की कप्तान को 4 जुलाई 2021 को इंटरनेशनल क्रिकेट के 3 फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली पहली महिला बन गई। कौन है? फर्स्ट है हरप्रीत कौर, दूसरा स्मृति मंथाना, तीसरा यहाँ पे हमने दिया स्मृति मंथाना, दूसरा है मिताली राज, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका करेक्ट होगा स्मृति मंथाना। देखिए यहाँ पे मैनिपुलेट किया है थोड़ा सा, आपको थोड़ा ऊपर नीचे करने के लिए। 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, थोड़ा आपको मैनिपुलेट करने के लिए, क्योंकि हो सकता है आंसर आप 3 समझे और आप ये यहाँ पे टिक करके आ जाए, है ना। तो इसके लिए वजह से आपने थोड़ा मैनिपुलेट करके आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, 13 जून 2021 को पेरिस मतलब फ्रांस में खेले फ्रेंच ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? फर्स्ट है रोजर फेडरर, दूसरा है नोवाक जोकोविच, तीसरा है स्टेफानोस सित्सिपास, चौथा है राफेल नडाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा नोवाक जोकोविच। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, 24 से 31 मई 2021 को दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित एक एशियन मुकाबले चैंपियनशिप 2021 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया गया था? दोस्तों यहाँ पर पहला है दूसरा है चौथा, छठा है, तीसरा है छठा, चौथा है 10वां। तो यहाँ पर हमने चौथा स्थान प्राप्त किया है। करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने किस अवधि के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के लिए अब नई पेंशन स्कीम के साथ नई जीपीएफ स्कीम भी लागू कर दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 जनवरी 1999, 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2004। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1 जनवरी 2004 को पेंशन स्कीम के साथ जीपीएफ स्कीम भी लागू कर दी गई है। नंबर क्वेश्चन है, प्रदेश में यहाँ पर है पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान 16 दिसंबर 2020 से प्रारंभ हुआ था। यह अभियान जो कि चलेगा 31 दिसंबर 2020 तक,
31 जनवरी 2021 तक, 15 फरवरी 2021 तक, या 15 मार्च 2021 तक? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 15 फरवरी 2021 तक ये चलेगा अभियान। 10वां क्वेश्चन है, कथन ए राज्य में विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का संचालन वर्ष 1996 से किया जा रहा है। कारण बी है राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग द्वारा विद्यार्थी दिवस बीमा सुरक्षा सप्ताह का योजना 7 से 4 नवंबर 2020 को किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन है? तो इसमें केवल कथन ए सही है, मतलब केवल ये वाला सही है, या केवल ये वाला कथन बी वाला सही है, या ए या बी दोनों सही है, या ए या बी दोनों गलत हैं? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कि ए और बी दोनों सही है। ये दोनों जो बनाए गए थे वो दोनों करेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने अपनी वन धन योजना को जनजाति उपयोजना क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र के अलावा किस क्षेत्र में लागू करने का निर्णय अक्टूबर 2020 में लिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों होगा बीखरी जनजाति क्षेत्र के लिए ये हुआ था। देखो दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फ्यूचर के लिए, तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब अपन। तो यहाँ पर है, राजस्थान का ऐतिहासिक जोहर किस जिले में हुआ था? राजस्थान का ऐतिहासिक जोहर किस? दोस्तों मेरे हिसाब से इसका सबको पता होगा कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो है, मुंडियार की ख्यात का विषय है। पहला है सिरोही के चौहान, दूसरा है बूंदी की हाड़ा, तीसरा है मेवात के सिसोदिया, चौथा है मारवाड़ के राठौर। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मारवाड़ के राठौड़, इसका ये करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट है, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? ये पद्मावत एक मूवी भी है, आप याद भी रखिए, इसका पद्मावती का नाम करके यहाँ पे पद्मावत कर दिया था। तो किसके द्वारा लिखी गई? पहला है राजशेखर, दूसरा है हरिसेन, तीसरा है मलिक मोहम्मद जायसी, और तीसरा है विठल दास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी ये 99% मान के चलिए ये आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? पहला है मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा है बदरुद्दीन तैयबजी, तीसरा है सर सैयद अहमद खां, और चौथा है अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है अबरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? नेहरू और अंबेडकर के बीच में, गांधी और अंबेडकर के बीच में, तीसरा है मालवीय और अंबेडकर के बीच में, और चौथा है गांधी और नेहरू के बीच में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गांधी और अंबेडकर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो पहला दिया है जॉर्ज यूले, दूसरा है विलियम वेडरबर्न, तीसरा है A.O. ह्यूम, और चौथा है हेनरी कॉटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दूसरा होगा जॉर्ज यूले, जो राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1921 से 1922 में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। पहला दिया मोतीलाल जेतावत ने, दूसरा है जमनालाल बजाज ने, तीसरा है शोभाराम जी ने, और चौथा है विजय सिंह पाठक ने। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका मोतीलाल जेठावत ने जो किया था राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1921 में भीम आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल जेतावत ने किया था यहाँ पर नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी हैं? दोनों जो सेनानी है यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी और शहीद सागरमल गोपा जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये पहला है बीकानेर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है जोधपुर, चौथा है अजमेर। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों होगा यहाँ पर जैसलमेर। जो सागरमल गोपा जी है वो जैसलमेर से बिलोंग करते हैं, जैसलमेर के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को विस्तृत रूप से प्रचारित किया था? मतलब अभी तो बहुत सारे हैं, दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका, तो उस वक्त जब समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन जो हुआ था वो किस समाचार पत्र ने विस्तृत रूप से प्रचार किया था? पहला है प्रताप, दूसरा है तरुण राजस्थान, तीसरा है राजस्थान केसरी, और चौथा है राजपूताना गजट। जो दोस्तों मेरी ये 99% मान के चलिए ये भी क्वेश्चन आपके वीडियो के में आ सकता है इस बार। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा राजस्थान के प्रताप।
प्रताप जो था न्यूज़पेपर, वो इसमें प्रस्तुत रूप से इसको प्रचालन किया था। इसमें थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, लेकिन आप मान के चलिए कि जो फर्स्ट है जो प्रताप, वही यहाँ पर मेरे हिसाब से 100% वही होगा। अगर उसके अलावा कोई और आता है तो बात अलग है। राजस्थान केसरी नहीं होगा, तरुण राजस्थान भी नहीं होगा, राजपूताना गजट भी नहीं होगा, प्रताप ही है जो आपको करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, अगर कुछ आपको इश्यू भी लगता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो है, राजस्थान सेवा संघ के राजनीतिक जागरण के लिए अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रशासन आरंभ किया गया? पहला है राजस्थान समाचार, दूसरा राजस्थान केसरी, तीसरा है प्रजा सेवक, चौथा है नवीन राजस्थान। जो इसका करेक्ट आंसर हो दोस्तों वो है नवीन राजस्थान, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धा से राजस्थान केसरी, वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र संपादक किसने किया था? माणकलाल वर्मा, दूसरा सागलमल गोपा, तीसरा विजय सिंह पथिक, चौथा अर्जुन लाल सेठी। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों विजय सिंह पाथिक ने इसका संपादन किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान भाषा में शब्दकोश किसने तैयार किया था? राजस्थानी भाषा जो है उसके शब्दकोश है वो किसने तैयार किए थे? पहला है विजय दान देथा ने, तीसरा है सीताराम लालस ने, दूसरा है सीताराम लालस, तीसरा है कन्हैयालाल सेठिया ने, या चौथा है कोमल कोठारी ने। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका सीताराम लालस ने। आप याद रखिएगा कि अगर राजस्थान भाषा का अगर आता है नाम और पूछा जाता है कि शब्दकोश किसने तैयार किया, तो आप इतना ही याद रख लीजिए राम सीता, इसका उल्टा कर दीजिए सीताराम। ठीक है दोस्तों, इसका उल्टा कर दीजिए, सीता इधर लिया राम इधर लिएगा, तो सीता होगा सीता और राम, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप जरूर याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रेरणता है? पहला श्यामल दास, दूसरा है सूर्यमल मिश्रण, तीसरा है दयाल दास, चौथा है गोपीनाथ वर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा श्यामल दास जी ने, जो नामक प्रेरणा के प्रेरणा वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रेरणा थे श्यामल दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर मालायण के रचनकार कौन है? तो पहला है इसमें बादर डाढ़ी, दूसरा है दूरसा आड़ा, तीसरा है कृष्णा आड़ा और चौथा है हेमरत्न सूरी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहला बादर डाढ़ी, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान भारत में किस भाग में स्थित है? आप पूछ रहे हैं कि राजस्थान जो है वो किस साइड में स्थित है। इंडिया के अगर 4 कोने करते हैं ऐसे, तो किस साइड में, उत्तर है, दक्षिण है, या पूर्व है या पश्चिम है? तो ये ऐसा आपसे पूछ रहे किस साइड में है, उत्तर से पश्चिम में, पश्चिम में, या मध्य में, तो उत्तर पूर्व में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा उत्तर पश्चिम में, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोराट का पठार यहाँ स्थित है? पहला है उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक, दूसरा है पूर्वी जिले से जयपुर तक, तीसरा है अमर से नाहरगढ़ तक, चौथा है जोधपुर से उत्तरी अजमेर तक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा उदयपुर के उत्तरी पश्चिम से कुंभलगढ़ के गोगुंदा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा है से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई क्या है? 500 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 600 किलोमीटर और या 692 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 550 किलोमीटर। अगर आपसे पूछते हैं कि आप याद रखिए राजस्थान, खेड़खंबा, गुजरात सीमा, अरावली पर्वतमाला की लंबाई, तो सीधा से याद रख लीजिए 550। ठीक है, आपको ऐसे याद नहीं रहेगा, ऐसे लीजिए 555 डिटर्जेंट पाउडर है, उसका सब पीछे से 0 कर देना, तो इसमें आपको अच्छे से याद हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूणकरणसर स्थान को कहा जाता है, इसका कारण है? यहाँ सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक होती है, यहाँ सर्वाधिक अरहर होती है, यहाँ सर्वाधिक सोयाबीन होती है, और लास्ट है यहाँ सर्वाधिक पानी इंजना पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको जो आंसर होगा वो होगा यहाँ सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होती है। राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर आता है, तो नाम लिख दीजिए, मूंगफली का उत्पादन कार्य है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कृषि है, तो यहाँ इसको थोड़ा चेंज कर दीजिएगा। कृषि वानिका क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आप इसको मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ, एक विशेष प्रकार की खेती जिसमें रबड़, चाय, कौवा आदि बड़े पैमाने पे उगाए जाते हैं। दूसरा होगा कृषि के साथ साथ फसल चक्रों में पेड़ों, बागवानी व झाड़ियों की खेती कर फसल व चारा उत्पादन करना। तीसरा है एक ही वर्ष में एक ही खेती के 4 फसलें लेना।
या चौथा है कृषि व पशुपालन कार्य एक साथ करना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कृषि के साथ साथ फसल चक्र में पेड़ों, बागवानी व झाड़ियों की खेती कर फसल व चारा उत्पादन करना, कृषि वानिका इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किसके द्वारा पशु गणना संपादक की जाती है? राजस्व मंडल अजमेर, कृषि विभाग जयपुर, पशुपालन विभाग जयपुर या आर्थिक व सांख्यिकी निर्देशालय जयपुर। दोस्तों इसमें सीधा करेक्ट 4 नंबर होगा थार का जो रेगिस्तान है मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में है। तो देखते हैं करेक्ट आंसर है थार का रेगिस्तान और मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आर्थिक समीक्षा घोषणा की जाती है बजट के साथ, बजट के एक दिन पूर्व, बजट के एक दिन बाद या कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा बजट के एक दिन पूर्व आर्थिक समीक्षा घोषणा की जाती है, बजट के एक दिन पूर्व। नेक्स्ट है व्यक्तिगत आय की आशय है व्यक्तिगत आय प्लस प्रत्यक्ष कर, राष्ट्रीय आय प्लस निगम कर, राष्ट्रीय आय प्लस निगम कर प्लस अवितरणीय लाभ हस्तांतरण भुगतान। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय निगम कर अवितरण लाभ हस्तांतरण भुगतान, यहाँ पे भुगतान है। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा टाइपिंग में हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा राष्ट्रीय आय निगमकरण अवितरणीय लाभ प्लस हस्तांतरण भुगतान। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से समझ लिए, ये भी हिसाब से आ सकता है इस बार एग्जाम में। नेक्स्ट है देश का दूसरा तथा राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित है? रामगढ़ जैसलमेर, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर, तो तीसरा रावत भाटा चित्तौड़गढ़, चौथा है कोटा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों रावत भाटा चित्तौड़गढ़। ये पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है यहाँ पर रावत भाटा में, चित्तौड़गढ़ भी आप समझ लीजिए डायरेक्टली। नेक्स्ट है राज्य का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है सुपर कोटा थर्मल, सूरतगढ़ थर्मल, छबड़ा सुपर थर्मल और गिरल विद्युत परियोजना। जिसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो होगा सूरतगढ़ सुपर थर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान वित्त निगम आरएफसी की स्थापना का वर्ष है 1952, 1954, 1955 या 1958। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 1955 में आरएफसी की स्थापना की गई थी। जयपुर में स्थित आईटीआई पार्क किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो जयपुर के आसपास में रहने वाले हैं वो डेफिनेटली जानते हैं कि मैं भी एक बार गया हुआ हूँ, तो मैं भी जानता हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी। ये एक आईटी पार्क है, यहाँ पर हर एक आईटी कंपनीज है, तो आप इसको इजीली याद कर लीजिए कि जहाँ पर महिंद्रा आता है नाम महिंद्रा वर्ल्ड सिटी वो आईटी पार्क आएगा, लेकिन वो जयपुर के लिए सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर राज्य सूची के विषयों पर प्राय कानून बनाने का अधिकार है। पहला है राज्य विधानमंडल, दूसरा संसद, तीसरा उपयोग दोनों या चौथा है राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा उपयोग दोनों, मतलब राज्य विधानसभा भी है और संसद भी है, ये दोनों करेक्ट है, तो इसके लिए इसका आंसर ये वाला करेक्ट हो जाएगा, उपयोग दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सरकार या आयोग की सिफारिशों का संबंध है राजस्व वितरण से, भारत में राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्यों से, तीसरा है संसद की सदस्यता से और चौथा है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा केंद्र एवं राज्यों के बीच के संबंधों से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? दोस्तों ये फिर से देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है और ये कल भी मैंने बताया था आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ये आ सकता है 99% आपके एग्जाम में कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है। पहला कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा है स्कैनर, चौथा है मॉनिटर। देखिए मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कीबोर्ड से आप की प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर के अंदर कुछ भी एंटर होगा, ठीक है, तो वो हो गया इनपुट। ठीक है, कुछ भी आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंप्यूटर के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा तो वो हो गया इनपुट। माउस है, इसमें भी सेम है, कुछ क्लिक करेंगे तो वो आपके कंप्यूटर पे इफेक्ट कर रिफ्लेक्ट करेगा कुछ, तो वो हो गया आपका इनपुट। ठीक है, स्कैनर, अगर आप स्कैनर होता है कि कोई चीज़ फोटो स्कैन करनी होती है, स्कैन का मतलब आप समझ लीजिए कि कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है या फोटो है जिसको आपको कंप्यूटर में लेके आना है उसको, तो उसको स्कैन करके या समझ लीजिए एक तरीके से वो अपनी फ़ोटो खींच लेता है, तो ये काम करता है। इसका DPI होता है, DPI के बेसिस पे ये काम करता है, तो उसके बेसिस पे ये काम करता है। उसकी वजह से यहाँ पे तो उसका जो फ़ोटो की क्वालिटी होती है वो हाई भी होती है और लो भी होती है, इसमें दोनों का ऑप्शन होता है, तो ये भी इसमें आता है, ये भी तो इनपुट डिवाइस है। और अब देखिए लास्ट बचता है मॉनिटर।
मॉनिटर क्या करता है, यहाँ पे हमारी जो इनपुट जो चीज़ें दी हुई होती है उनको दर्शाता है, तो इसीलिए मॉनिटर क्या होता है, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, यदि 0.7 x डॉट डॉट 5 हो तो x का मान कितना होगा। यहाँ पे आपको दिखाना है कि x का मान कितना है, 1.12, 1.20, 1.125, 1.130। अगर आपको इसको कैलकुलेशन करेंगे इन स्कोप का तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 120। ठीक है, तो इसका जो आंसर करेंट होगा वो होगा 1.20, मतलब सेकंड वाला, क्योंकि 120 को हम यहाँ पे कन्वर्ट करके 1.2 करेंगे इसको ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो मोना एवं शर्मिला की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है, 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाता है, तो मोना की वर्तमान आयु कितनी होती है। यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा वर्तमान आयु कितनी है, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष और 18 वर्ष। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 18 वर्ष। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको इजीली मिल जाएगा। ए तथा बी की मासिक आयु का अनुपात 5:6 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 3:4 है। यदि वे क्रम से 1800 रुपये से 1600 रुपये की बचत करें तो बी मासिक की आय कितनी होगी। तो इसका पहला है 8400, दूसरा है 7200, 3400 और 2700। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों होगा 7200 रुपये, 7200। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो कि अनीता ने अपने मित्र से 12% वार्षिक दर से 29 वर्ष के लिए 400 रुपये उधार लिए, मतलब 12% के इंटरेस्ट रेट है यहाँ पर, इंटरेस्ट रेट है यहाँ पर 12%। तो उधार लिए 400 रुपये, तो उसके द्वारा दिया गया साधारण ब्याज कितना होगा, मतलब 29 साल है यहाँ पर और 12% ब्याज जड़ है और अमाउंट 400 रुपये है। तो पहला होगा 125 रुपये, 120 रुपये, 115 रुपये या 110 रुपये। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 120 रुपये। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका डेफिनेटली यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य दोगुना हो जाता है तथा विक्रय मूल्य आधा हो जाता है तो लाभ या हानि के प्रतिशत क्या है। दोस्तों ये 100% श्योर है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसको आप अच्छे से रट लीजिएगा। हाँ, आंकड़े अलग हो सकते हैं लेकिन इस टाइप का आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो इसका फर्स्ट है 62.5% की हानि, 62.5% की हानि, दूसरा है 62.5% का लाभ, तीसरा है 37.5% की हानि और चौथा है 37.5% का लाभ। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 62.5% की यहाँ पर हानि है आपको होगी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है, 161, 221, 437 और 373। ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये होगा। देखिए यहाँ पे भी मैंने मैनिपुलेट किया है, ऊपर 3 नीचे 4 लिया है ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 373। क्वेश्चन आंसर इसमें 3 आएगा, ये वाला 3। नेक्स्ट है, भाग्य की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 50 है, तो भाज्य कितना है। 404 58, 340 58, 430 58 या 403 58। करेक्ट आंसर होगा इसका दोस्तों 403 58। आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, डेफिनेटली आपका ये आपका यही आंसर आएगा और ये 99% इस टाइप का है आपके इस बार वीडियो में आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि ये इसमें हो सकता है कि यहाँ पे जो अंक है वो थोड़ा डिफरेंट दियो, लेकिन इस टाइप का जो पैटर्न है वो इस टाइप का ही आपको दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। पहला है 8, दूसरा है 4, तीसरा है 22, चौथा है 35। इनमें से कोई नहीं है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कोई भी नहीं है इसका करेक्ट आंसर, ये सारे आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त होती है। पहला है 112, दूसरा 110, तीसरा 114 या चौथा इनमें से कोई भी नहीं। अब आपको कैलकुलेशन करना है और देखना है, इसका करेक्ट आंसर होगा 112 होगा, जो सबसे छोटी संख्या है जो 14 से पूर्णतः विभक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41,116 में कम से कम क्या जोड़े जाए कि योगफल 8। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा 8, 5, 12, 4। करेक्ट आंसर होगा इसमें 4, 3 नंबर वाला। इसके लिए मैंने आपको मैनिपुलेट है, आप ये समझ लीजिए अच्छे से
और इस टाइप का भी आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए, इस टाइप का भी आपका ये 99% इस टाइप का आंकड़ों चेंजेस के साथ साथ ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती है? 340 56, 450 36, 504 36, 650 43। आंसर होगा 650 43 है जो पूर्णतया विभक्त नहीं होती है 18 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जरा अच्छे से समझिएगा, ये आप मान के चलिए 99% आपको सिर्फ आंकड़े चेंज होंगे, बाकी इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अतुल दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है, फिर वहाँ आप समझिए, देखिए ऐसे आप इसको है ना ऐसे समझ लीजिएगा, ऐसे ऐसे बना के, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अतुल दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है, फिर वह बाई ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर उसके बाद वह दाई ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर वह दाई से मुड़कर 40 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाई से मुड़कर 30 मीटर चलता है, अब रुक जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो ये देखिए, अब इसको आपको सिर्फ कुछ नहीं है, आपको ऐसे ऐसे घुमा फिरा के ऐसे ऐसे इसको घुमाना है कि अतुल दक्षिण में जाता है, फिर उसके बाद कहाँ मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है, ये बाईं ओर मुड़ जाया, और उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ जाता है ना। तो ऐसे ऐसे आपको ये बनाना है, इसका कैलकुलेशन ऐसे ऐसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मैंने इसका बना के अब देखा है कि इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो होगा ये कि ये 30 मीटर आएगा। प्राथमिक स्तर में किस दिशा में है? 30 मीटर में है, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिए, आपको अगर कोई डाउट है या इसमें हो सकता है अगर कुछ चेंजेस लगता है तो आप मुझे जरूर इसमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जन गण मन। हालांकि हमने बचपन में स्कूलों में खूब गाया है, आज भी हमें सुनने को मिलता है 15 अगस्त 26 जनवरी और या कोई भी मूवी आती है बॉलीवुड की, उसमें हमें ये जन गण मन देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। तो पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896 या 1905 या अधिवेशन 1917 या 1919? तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये होगा 1917 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1917 में पहली बार जनगण मन गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1985, 1986, 1987 या 1988? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डिफरिन। देखिए यहाँ पर सारे लॉर्ड है, इसलिए थोड़ा सा समझने में, थोड़ा हमें बोलने में हिचकिचाहट हो जाती है। हालांकि ये इंग्लिश वर्ड है, इसकी वजह से थोड़ी हिचकिचाहट होती है। अगर हिंदी होता तो इजीली हमें पढ़ने में आसानी होती। तो अब इनका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा लॉर्ड डिफरिन। इसका जो करेक्ट आंसर है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे, लॉर्ड डिफरिन। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए की बजट से सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आवंटित वाली मद है? ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य या पर्यटन? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा शिक्षा ने सबसे ज्यादा राशि आवंटित की थी, 2,25 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का पहला डिवीजन बजट किस वर्ष लोकसभा में पेश किया गया? 18-19 में, 19-20 में, 20-21 में या 21-22 में? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका 21-22 में, मतलब इसी साल इसका 2021 में ही पहला डिजिटल बजट जो वर्ष लोकसभा में पेश किया गया था, डिजिटल चीज़ को लेकर। क्योंकि अब हर चीज़ डिजिटल है, पहले हम पेपर्स पे चलते थे, आजकल सब डिजिटल है, ईमेल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, इसीलिए डिजिटल चीज़ पे भी इनको फोकस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट चल रहा है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने विभाजनीय करों का कितना हिस्सा राज्य ने बीच बांटने की स्वीकृति प्रदान की है? 39%, 40%, 41% या 42%? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कि 41% जो है वो करों का राज्यों को बीच बांटने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर भारत योजना की मंजूरी दी गई थी 1 दिसंबर 2020, फरवरी 2021, जून 2020 या 1 जुलाई 2020? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1 दिसंबर 2020। आप सीधा सा याद रख लीजिएगा कि लास्ट महीना 1 तारीख, लास्ट महीना और 2020 2020, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। पहला एक आना है 1/12/20। अब कैसे याद करना है इसको? 1
1 लिखना है, फिर 2 को 2 बार लिखना है और फिर 0 लिख देना है, और इसके बीच में आपको ऐसे कर देना है, लाइन डाल देनी है, तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। वैसे 1 2 2 और फिर 0, इसको यहाँ ऐसा है 1 1 2 2 और 0, ऐसे 1/12/2020 ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज नहर किस को जोड़ती है, मतलब स्वेज नहर है किस को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर, नेक्स्ट है बाल्टिक सागर व कैस्पियन सागर, तीसरा है भूमध्य सागर है उत्तरी सागर, और चौथा है लाल सागर व कैस्पियन सागर। तो इसको दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा भूमध्य सागर और लाल सागर। चल ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, जिसमें देखिए आप नंबर 1 पे है कांगो, अमेजन और नाइजर, नील नदी। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि ये नदी चल रही है, इस नदी को 2 बार, एक बार तो ऐसे काटेगी और एक बार ऐसे काटेगी, कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो अब आप बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कौन सा हो सकता है? इसका आंसर होगा कांगो नदी। कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है, जिसमें सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन होता है? नंबर 1 श्रीलंका, नंबर 2 इंडोनेशिया, नंबर 3 चिली, नंबर 4 पे रूस। इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है? आप थोड़ा सा देखिए, इसका आंसर होगा चिली। चिली के अंदर सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादक होता है और ये नंबर 1 देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? ISI, पारिस्थितिकी उत्पाद, एगमार्क, हरित उत्पाद। इन 4 में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है जो कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है, जिनका एक मार्को होता है, वो कौन सा मार्को हो सकता है? आंसर होगा इसका एगमार्क। जो भी अपने कृषि से संबंधित जो चीज़ें आती है उनका एक एगमार्क लगा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिली है? राजस्थान की ऐसी कौन सी जगह जहाँ हीलियम गैस मिली है? गोटारू जो अपने जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में आता है, कोलाइट जो बीकानेर में आता है, अलवर डिस्ट्रिक्ट या अजमेर डिस्ट्रिक्ट। 4 डिस्ट्रिक्ट में से अपने को हीलियम गैस कहाँ मिली है, ये आपको थोड़ा गैस करना है। बताइए आप, फिर मैं इसका आंसर देता हूँ। तो इसका आंसर होगा नंबर 1 गोटारू है जो अपने जैसलमेर जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ पे अपने हीलियम गैस मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, भारत में व्यवस्थित जनगणना सन 1881 में प्रारंभ हुई। उस समय भारत के गवर्नर जनरल वाइसराय कौन थे? जिस समय जनगणना शुरू हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल वाइसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड लेस्डाउन। 4 में से कोई आपको एक बताना है, थोड़ा गेस कीजिए आंसर। तो इसका आंसर था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारत में व्यवस्थित जनगणना सन 1881 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के पूर्वी भाग में जनघनत्व अधिक क्यों पाया जाता है? राज्य के पूर्वी भाग जिसमें जनघनत्व मतलब जहाँ लोगों का अधिक रहना, सिंचाई सुविधा, औद्योगिक विकास के हेतु, जल की उपलब्धता, जलवायु के प्रभाव। अब आप इतना सा अंदाज लगा सकते हो कि भाई पूर्वी भाग में जहाँ जनघनत्व अधिक क्यों पाया जाता है, जहाँ ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं, उसके रहने का एक रीज़न भी होगा। तो आप इन 4 में से कोई बताइए, सिंचाई हो सकता है, औद्योगिक हो सकता है, जल की उपलब्धता, जलवायु। तो इसका आंसर होगा जलवायु प्रभाव के कारण। जलवायु का प्रभाव इसलिए बताया गया है कि जहाँ पे जलवायु अच्छी रहती है वहाँ पे लोगों के रहने के लिए व्यवस्था भी अच्छी रहती है, कृषि वगैरह सब कुछ उपलब्ध रहता है और कुल मिला के आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है उस क्षेत्र की, इसलिए वहाँ पे जनघनत्व अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 जो जनगणना होती है 10 साल में एक बार, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 वर्ग का लिंगानुपात है 833, 883, 800, 927। इन 4 में से 0 से 6 वर्ष का अपने को लिंगानुपात पता करना है। कौन सा लिंगानुपात हो सकता है? तो देखिए, अब 2000 जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 वर्ग का लिंगानुपात था, इसका आंसर होगा 883। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात कितना था? 883 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, ग्रासिया द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं?
ग्रासियों द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि, जो खेती होती है, मान लो ये बड़ा खेत है, सारे परिवार मिलके इसी खेत को बोते हैं, उस सामूहिक कृषि को अपन क्या कहेंगे? झूम कहेंगे, हारी भावरी कहते हैं, मारी टावरी या लोरी मोरी। इन चार में से कोई एक ऑप्शन होगा जो ग्रास्य द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा हारी भावरी। हारी भावरी नामक जो सामूहिक खेती होती है उसको हम हारी भावरी के नाम से पुकारते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस योजना में राजस्थान सरकार अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास करने में वित्तीय प्रोत्साहन देती है? ऐसी कौन सी योजना है जिसमें SC/ST अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय सेवा परिषद परीक्षा पास करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन करती है सरकार? पालनहार योजना, स्वयं सिद्ध योजना, विश्वास योजना, अनुप्रति योजना। इन चारों में से ऐसी कौन सी योजना है जो आपको बतानी है कि भाई सरकार उसमें आर्थिक स्थिति देती है बच्चों को पढ़ने के लिए, ताकि वो सिविल सेवाओं में जा सके, IAS, RS, IPS कुछ भी बन सके? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कौन सी हो सकती है योजना? तो इसका आंसर होगा 4, अनुप्रति योजना। अनुप्रति योजना में विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे क्या है कि बच्चे कोचिंग कर सके और अपना ज्ञान का लेवल बढ़ा सके। पालनहार योजना में क्या होता है, जिनके माता पिता नहीं होते हैं उनको सरकार के द्वारा स्कूली शिक्षा और खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। मरु विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है? जो मरु मतलब अपने मरुस्थल का एक विकास के लिए कार्यक्रम बनाया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? मरुस्थलीकरण को रोकना, मरुस्थलीकरण को रोकते हुए आर्थिक दशा सुधारना, रोजगार के लिए साधन उपलब्ध करना, पशुपालन विकास कार्यक्रम चलाना। ये मान लो अपना राजस्थान का मैप है, ये अपना मरु है। इस मरु के विकास के लिए सरकार का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा? इसका आंसर सोचिए आप थोड़ा सा। इसका आंसर है मरुस्थलीकरण को रोकते हुए आर्थिक दशा को सुधारना। जो ज़्यादातर मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है पश्चिमी भाग में, उसको रोकते हुए वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है? शाकाहारी को, मांसाहारी को, अपघटक को, सर्वहारी को? 4 में से कोई एक ऑप्शन देखना है आपको जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, और वह है सर्वहारी को। सर्वहारी को सबसे ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र उच्चतम पोषण प्राप्त होता है, उसका स्तर हाई होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, पोषक स्तरों की कम संख्या। तो इसका आंसर आप सोचिए क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा पोषक स्तरों की कम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? हमारे राज्य के अंतर्गत जहाँ पे केवल कृषि के बारे में पढ़ाया जाता है, वो कौन सा विश्वविद्यालय है? स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय पिछवाल, जो अपने बीकानेर में आता है, और महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय जो अपने उदयपुर में आता है, और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जो जयपुर में है, और कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा जो कोटा डिस्ट्रिक्ट में आता है। इन 4 में से ऐसा कौन सा कृषि विश्वविद्यालय जो राजस्थान का प्रथम है? तो इसका आंसर होगा बीकानेर का केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बिछवाल, जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था सेब कृषि के बारे में जानकारी के लिए। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले, राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं जहाँ पे सोयाबीन की सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है? जयपुर दौसा, कोटा बारा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, करौली और धौलपुर। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादक होता है? सोयाबीन जो सब्जी आती है वो सबसे ज़्यादा उत्पादक जिला कौन सा है? तो अब देखिए, थोड़ा सा गेस कीजिए आपके अंदाज से कौन सा हो सकता है, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा कोटा और बारा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा सोयाबीन की उत्पादक होता है। ये हर बार RPSC एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कोटा बारा के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ उत्पादन में प्रमुख स्थान किस फसल का है? चावल, गेहूँ, मोठ,
बाजरा। तो आपको ये समझना है सबसे पहले कि खरीफ उत्पादन में प्रमुख स्थान किस फसल का है। तो आप ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप आराम से समझ सकते हैं। तो खरीफ में सबसे ज़्यादा बाजरा का प्रमुख उत्पादक होता है और ये सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है बाजरा। ये तो प्रश्न आपको हर एग्ज़ाम में मिलेगा, मुख्यतः आरपीएससी का है, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड का है, चाहे कोई भी वैकेंसी आने दो, सेवन घास का हर बार क्वेश्चन आता है परीक्षा में। सेवन घास पाई जाती है बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। आप पुराने पेपर उठा के देख लेना, सब में आपको सेवन घास के बारे में कहीं ना कहीं तो प्रश्न मिल ही जाएगा। तो इसका आंसर होगा जैसलमेर। इसको तो आप रट लो, ये प्रश्न हर साल फिक्स आता है। राजस्थान के किन किन जिलों में पुगल नस्ल की भेड़ मुख्यतः पाई जाती है? बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, झुंझुनू, बीकानेर, सीकर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर। इन जिलों में से पुगल नस्ल की भेड़ कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, बीकानेर, नागौर और जैसलमेर। इन 3 जिलों में यह पुगल नस्ल की भेड़ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशु उत्पादों में कौन सा एक मुख्य पशु उत्पाद है? चमड़ा, दूध, मांस, अंडा। ये 4 प्रश्न हैं, इन 4 में से कोई भी एक आप आंसर सेलेक्ट कीजिए कि पशु उत्पादों में कौन सा एक राजस्थान का मुख्य उत्पाद है। चमड़ा हो सकता है, दूध हो सकता है, मांस हो सकता है, अंडा हो सकता है। तो अपने को राज्य देखना, कौन सा राज्य? राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो इसका आंसर होगा मांस। समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। राजस्थान कृषि सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राज्य कृषि सिंचाई योजना। 4 में से कोई भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। कौन सा हो सकता है? इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सागड़ी प्रथा। सागड़ी प्रथा क्या होती है? घुड़सवार, कृषक, पटवारी, बंधु मजदूर। अब ये आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सागड़ी क्या है। जब सागड़ी समझ में आ जाएगा तो इसका आप अर्थ भी समझ सकते हो। तो इसका आंसर होगा बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर मतलब ये होता है किसी मजदूरों को मतलब एक निश्चित समय तक आपको कार्यकाल सौंप दिया जाता है कि भाई आपको 5 साल मेरे पास काम करना है, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाती है? सागड़ी प्रथा कहलाती है। उसमें मजदूर को कुछ फिक्स पेमेंट कर दिया जाता है, उसके आधार पर उसको काम करना पड़ता है और वो बंधुआ मजदूर कहलाता है। उसके हाथ पे एक सील लगा दी जाती है। ये प्रथा बहुत पुराने ज़माने में चलती थी, लेकिन अब वर्तमान समय में इसका चलन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग समाज से है? कौन से समाज में त्याग प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी? ठीक है ना। कौन से वर्ग, मतलब ब्राह्मण से हैं, क्षत्रिय से है, वैश्य से है, शूद्र से है। इन 4 में से कौन सा समाज है जिसमें त्याग प्रथा संबंध रखती है? तो आप थोड़ा सा गेस कीजिए कौन सी समाज हो सकती है। तो इसका आंसर होगा क्षत्रिय। क्षत्रिय समाज में त्याग की प्रथा प्रचलित थी और ये त्याग की प्रथा क्षत्रिय वर्ग से संबंधित रखती है। जलवा पूजन, कुआं पूजन विशुद्ध रूप से किस राज्य की प्रथा है? जलवा पूजन उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इन 4 जिलों में से 4 राज्यों में से कौन से राज्य में जलवा पूजन, कुआं पूजन होता है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान के अंतर्गत जलवा पूजन, कुआं पूजन, ये इस तरह की प्रथाएं चलती रहती है। और राजस्थान, किसी भी प्रथा का नाम आ जाए तो सबसे पहले आपको ऑप्शन में अगर राजस्थान मिलता है तो राजस्थान ही करना है, क्योंकि ये प्रथाएं राजस्थान में बहुत बड़ी पुरानी परंपराएं हैं और चलती आ रही हैं। मरु भाषा ज्ञान संग्रह व्रत कथा कोश किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत, राजस्थानी, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा। 4 में से किसी एक भाषा में ज्ञान संग्रह व्रत कथा है, जो बताइए कौन सी हो सकती है? तो इसका आंसर होगा संस्कृत। संस्कृत भाषा में मरु भाषा ज्ञान संग्रह व्रत कथा कोश लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा की लिपि महाजनी को किस एक नाम से जाना जाता है? मारवाड़ी से, मुड़िया से, डिंगल से, मेवाती से। 4 भाषाएं दे रखी है आपके सामने। इसमें राजस्थानी भाषा की लिपि महाजनी को किस एक और नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा मारवाड़ी। मारवाड़ी भाषा
जो राजस्थानी लिपि की माजनी को नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक उप जिला कलेक्टर के अधीन होते हैं। जिला कलेक्टर नहीं पूछा, इसमें उप जिला पूछा, ये ध्यान रखना। उप जिला कलेक्टर के अधीन होते हैं तहसीलदार, गिरदावर, कानूनगो, पटवारी। तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी, कानूनगो, पटवारी, ग्राम सेवक आदि। ग्राम सेवक, सरपंच, विकास अधिकारी। ये मुख्य मुख्य पद हैं। इनमें से कौन से पद हैं जो उप जिला कलेक्टर के अधीन आते हैं या उनके कहने पे कार्य करते हैं? तो कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए आप, इसका आंसर होगा उप जिला कलेक्टर के अधीन तहसीलदार आता है, गिरदावर आता है, कानून का आता है और पटवारी। ये 4 पद हैं जो उप जिला कलेक्टर के अधीन रहते हैं। राज्य में तहसीलदार होता है तहसील सेवा का अधिकारी, अधीनस्थ सेवा का अधिकारी, राजस्व अधिकारी, राज्य में प्रशासन का अधिकारी। राज्य में तहसीलदार होता है, कौन होता है भाई? इन 4 में से आपको ये देखना है कौन होता है जो तहसीलदार होता है। इसका आंसर होगा तहसील सेवा का अधिकारी राज्य में तहसीलदार होता है। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट देखिए, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है सरपंच। का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? सरपंच का चुनाव ग्राम सभा द्वारा, निर्वाचित पंचों द्वारा अपने में से, ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, गांव के सभी नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, उपयुक्त सभी। इसका आंसर सोचिए, बहुत सिंपल सा है। और मतदान की उम्र 18 वर्ष है। 18 वर्ष के बाद आप अपना मतदाता कार्ड बना सकते हैं और मतदान कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा अपना ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। प्रत्येक जो ग्राम पंचायत में मतदाता पंजीकृत हैं वो अपने गांव के सरपंच के चुनाव में मत दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पंचायती राज की प्रमुख उपलब्धि मानी जाती हैं? ग्रामीण समृद्धि, ग्रामीण विकास, राजनीतिक चेतना का विकास, ग्रामीण एकता का निर्माण। 4 ऑप्शन हैं, इन 4 में से कोई भी आपको एक देखना है जिसमें से पंचायती राज की प्रमुख उपलब्धि मानी जाती है। तो इसका आंसर होगा 3, राजनीतिक चेतना का विकास। क्या होगा? राजनीतिक चेतना का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में निपात प्रयोग हुआ है? हरीश छत पर बैठा है, कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, आप भी आइएगा, मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूँ। इन 4 में से कोई भी एक में निपात का प्रयोग हुआ है। निपात का मतलब क्या होता है भाई? आपको पता है क्या कि निपात क्या होता है? तो इसका आंसर होगा आप भी आइएगा। ठीक है ना? तो इसमें निपात का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? घंटा बजा तब तक मैं स्कूल पहुंचा चुका था, कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, मेरी बस यात्रा बहुत सुविधाजनक रही, उसे रेलवे स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा लगा। इन 4 वाक्यों में आपको वो वाक्य निकालना है जिसमें एक भी विदेशी शब्द नहीं है। ये इतना सा आप तो दिमाग लगा सकते हो देशी और विदेशी शब्द में अंतर पता करके। तो देखिए आप कौन सा शब्द जो विदेशी नहीं है। तो इसका आंसर होगा 2। देखो, कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, इन 4 इस वाक्य के अंतर्गत एक भी विदेशी शब्द नहीं है, इनमें सब में देशी शब्दों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है? इसमें क्या है, जो इंग्लिश लिखा हो उसका हिंदी अर्थ होना सेम होना चाहिए। विसंगति, इनडायरेक्टली, सत्यनिष्ठता, प्रेफरेंस मतलब प्राथमिकता। ये 4 दिए हुए जिसमें से शब्द दोनों सेम होने चाहिए। तो आप लगाइए, सोचिए दिमाग थोड़ा सा, कौन सा शब्द सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा प्रेफरेंस, प्राथमिकता। ये इसका रॉन्ग है। बाकी डिस्प्लेसमेंट में असमानता होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब विसंगति होता है, इंटीग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठता होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 प्राथमिकता वाला गलत होगा। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखो, यहाँ तो लिखा हुआ है क्रिया शब्द, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है भाववाचक, ठीक है ना। अब इसमें से यहाँ पे ऐसी कौन सी क्रिया जिसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है? जैसे देखो, ये लिखा हुआ है कमाई, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्रिया इसमें क्या जुड़ रही है? जैसे लड़ाई, ठीक है ना। नेक्स्ट है पढ़ाई, भलाई। इन 4 में से ऐसा बताइए जिसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो आपको इसमें क्रिया अलग करनी है, फिर उसमें पीछे भाव निकालना है। जिसमें भाव होगा वो
भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, और जिसमें नहीं होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो सकता है? आंसर इसमें देखिए नंबर 4, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आभरण और आमरण शब्द का युग्म सही अर्थ भेद हैं। आभरण का मतलब क्या होता है और आमरण का अर्थ क्या होता है, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है, वो आपको बताना है। आभरण आभूषण अनशन, भरण पोषण जीवन पर्यंत, आभूषण मरण पर्यंत, मृत्यु पर्यंत आभूषण। इन 4 में से कोई भी ऑप्शन है जिसका आभरण का आपको अर्थ निकालना है और आमरण का अर्थ निकालना है। इन 4 में से कोई भी आंसर कौन सा होगा देखिए। तो इसका है आभरण का अर्थ होता है आभूषण और आमरण का होता है मरण पर्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। अब यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन अपने को क्या देखना, सही नहीं है वो देखना है। बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, मतलब ये सही हो सकता है। कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त होना। कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना। फटे हाल होना, बहुत गरीब होना। अब इन 4 में से वो ऑप्शन देखिए जिसमें सही नहीं है, बाकी सही वाला तो सही हो जाएगा, जो सही नहीं है वो छांटना अपने को। तो इसका आंसर होगा बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालना यहाँ पे गलत दे रखा है, बहुत परिश्रम करना, मतलब इसका आंसर ये सही होगा। बाकी सबका सही है। कलेजा ठंडा करना मतलब शांति संतोष प्रदान करना, कमर कसना अच्छी तैयारी करना, फटे हाल रहना, बहुत गरीब होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में आक्रामक क्रिया नहीं है। बच्चा गहरी नींद सो रहा है, मजदूर छाया में सुस्ता रहा है, बालक पतंग उड़ा रहा है, 2 छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे हैं। अब इसमें से आपको आक्रामक क्रिया नहीं है वो शब्द, वो वाक्य देखना जिसमें आक्रामक क्रिया नहीं है। तो इसमें आंसर होगा नंबर 3, बालक पतंग उड़ा रहा है। इस वाक्य के अंतर्गत आक्रामक क्रिया नहीं है। क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो सकर्मक और दूसरी अकर्मक। थैंक यू सो मच।